विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक सिंधु घाटी सभ्यता, जिसने विश्व को बहुत कुछ सीखने को दिया, चाहे वो शतरंज का खेल हो या फिर मूर्ति पूजा हो। तो आइए आज बात करते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता में। नमस्कार, स्वागत है आपका ई बुक ऑनलाइन एजुकेशन में। तो सबसे पहले इसके प्रकृति पे बात करते हैं कि ये सभ्यता किस प्रकार की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। तो कुछ इतिहासकारों ने इतिहास को समझने के लिए कुछ खंडों में व्यक्त किया है, जिनमें से प्रमुख हैं। तो पहला तो आपका है प्राक ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा आपका है आदि ऐतिहासिक काल और तीसरा आपका है ऐतिहासिक काल, ठीक है। अब इन तीनों में अंतर क्या है समझते हैं। जो आपका प्राक ऐतिहासिक काल है, वहाँ पर लिखित रूप से कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, यानी यहाँ पे कुछ पत्थर के टुकड़े मिल गए या औजार मिल गए, उन्हीं से आइडिया लगाया गया कि यहाँ पे किस प्रकार की सभ्यता, किस प्रकार के लोग रहते होंगे। दूसरा आपका आता है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। तो आदि ऐतिहासिक सभ्यता में क्या होता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो भारत में सबसे पहली लिपि का जो प्रकाश में आया था, जो सबसे पहली लिपि मिली थी, वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिली थी, लेकिन अभी तक वो पढ़ी नहीं जा सकी। और इसीलिए जहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलता है और उसका इतिहास में कोई प्रयोग नहीं, यानी कि उससे पढ़कर हमें किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाए, तो वो कौन सा होता है, आपका आद्य ऐतिहासिक काल होता है। और अगला आता है आपका ऐतिहासिक काल। अब इसमें क्या होता है, इसमें लिखित रूप से साक्ष्य मिल गए होते हैं और उनको पढ़ा भी जा चुका होता है, उसके बारे में जो भी विभिन्न जानकारियां हैं वो इकट्ठी हो गई होगी। तो उस प्रकार की सभ्यता को हम क्या कहते हैं, ऐतिहासिक सभ्यता। अब यहाँ पे क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ लिखा हुआ तो मिला है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका, इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है उसके बारे में कैसे कैसे मत हैं, कौन क्या कहता है। तो इसमें दो मत सबसे पहले सामने आए, एक तो विदेशी मत और दूसरा आपका देसी मत। मतलब ये जो विदेशी मत का मतलब क्या हुआ कि विदेशी सभ्यताओं से कुछ लोग यहाँ पर आकर के सिंधु घाटी सभ्यता का विकास किया, या फिर भारत में ही कुछ ऐसी सभ्यताएं पहले रही होंगी, उन्होंने ही कुछ डेवलप होकर के इस सिंधु घाटी सभ्यता का विकास कर दिया। जैसे विदेशी उत्पत्ति में या विदेशी सभ्यताओं में मेसोपोटामिया और सुमेरियाई सभ्यता मुख्य रूप से आती हैं, और देसी उत्पत्ति में, देसी सभ्यताओं में आपका ईरानी, बलूचिस्तानी संस्कृति या सोधी। अब ये जायज़ सी बात है, अरबियन कंट्री में पाई जाती है, लेकिन सोधी संस्कृति आपकी जो है अब भी राजस्थान में इसके साक्ष्य मिलते हैं। राजस्थान में सोधी संस्कृति के कुछ लोग अब भी रहते हैं वहाँ पे। तो क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका कि सोधी संस्कृति कहाँ से, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपका आंसर क्या होगा, उसमें राजस्थान होगा। अब इसमें कुछ हम तिथियों पे बात करते हैं, सीधा सा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, ये जो विभाग है आपका, भारत में जितने भी अन्वेषण होते हैं, जितने भी ऐतिहासिक स्थलों की खुदाई होती है या उनका सर्वेक्षण किया जाएगा, तो उनका जो सब देख रेख है वो उसकी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की देख रेख में होता है। अब इसी के अंतर्गत क्या होता है, 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम, ये जो थे, ये ब्रिटिश थे, जायज़ सी बात है, तो इन्होंने क्या किया, इनको भारत का पहला पुरातत्व सर्वेक्षक बनाया गया। कब बनाया गया आपका, ये 1861 में। तो यहाँ से पहला क्वेश्चन निकल के आता है आपका कि भारत का पहला पुरातत्व सर्वेक्षक कौन था। कौन हो जाएगा आपका, अलेक्जेंडर कनिंघम। फिर आगे क्या हुआ, 1863 में रॉबर्ट ब्रूस, ये नाम याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि रॉबर्ट ब्रूस के द्वारा भारत में खुदाई प्रारंभ कराई गई। यानी कि 2 साल के बाद में 61 में अलेक्जेंडर कनिंघम सर्वेक्षक बन गए, उसके बाद में रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा 1863 से खुदाई स्टार्ट कर दी गई भारत में विभिन्न स्थलों पर। फिर क्या हुआ, 1871 में पहली बार इस सर्वेक्षण विभाग का ऑफिस बनाया गया, यानी कि अभी तक 61 से 71 तक, यानी 10 साल ऐसे हवा में काम होता रहा, कोई कार्यालय नहीं था इसका। कार्यालय कब बना करके, 1871 में। फिर फाइनली 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसका केंद्रीकरण हो गया, यानी कि पूर्ण रूप से सरकार के अंडर में आ गया ये। और लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जो पहला निदेशक है, किसको बनाया गया, जॉन मार्शल को बनाया गया। ठीक है, अब यहीं से कहानी स्टार्ट होती है।
अब इसके बारे में देखते हैं। जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, इसके प्रथम निदेशक जॉन मार्शल थे, लेकिन वर्तमान निदेशक कौन है इसके? वर्तमान में इसका कौन निदेशक है? याद रखना आप, के बाबू राजीव। ठीक है, यानी कि वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक कौन है? के बाबू राजीव। इसका जो हेडक्वार्टर है दिल्ली में है और संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है ये। अब इसके विभिन्न नामों की चर्चा कर लेते हैं। इसे बहुत सारे नाम हैं इसके, लेकिन यहाँ पे प्रमुख जो हैं 4 नाम आते हैं: सिंधु घाटी, हड़प्पा, कांस्ययुगीन और नगरीय सभ्यता। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता ये जॉन मार्शल के द्वारा नाम दिया गया, जो आपके भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले महानिदेशक थे। अब ये नाम क्यों दिया गया सिंधु घाटी सभ्यता? जब इसकी खुदाई चल रही थी, 1921 से इसकी खुदाई प्रारंभ होती है, तो तब देखा गया कि इसके अधिकतम जो स्थल हैं वो कहाँ मिल रहे हैं? सिंधु नदी के किनारे मिल रहे हैं। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? सिंधु घाटी सभ्यता दे दिया। अब हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दे दिया गया? ये नाम जो है आपका अर्नेस्ट हेक्ले के द्वारा दिया गया था। कि रीजन क्या था? 1921 में सबसे पहला जो स्थल था इस सभ्यता का वो हड़प्पा ही था। हम बाद में बारी बारी से चर्चा करेंगे सभी स्थलों की। तो इसीलिए पहले स्थल होने के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता कर दिया गया। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों लिया गया? क्योंकि यहाँ के लोगों ने सबसे पहले कांस्य धातु का प्रयोग किया था, यानी तांबा और टिन को मिला दिया, तो कांसा बनाना सीख गए थे वो लोग। और नगरीय सभ्यता क्योंकि यहाँ की जो नगर योजना थी बहुत ही अद्भुत थी। एकदम सड़कें चौकोर होती थी, समकोण पर काटती हुई, जिसको ग्रिड पद्धति कहा जाता था, एकदम क्लीन एंड नीट। इसीलिए प्रथम नगरीय सभ्यता इसको कहा जाने लगा। अब इसका विस्तार के बारे में बात करते हैं। विस्तार, इसका विस्तार जो है भारतीय उपमहाद्वीप। अब भारतीय उपमहाद्वीप में कौन कौन से देश आते हैं? भारत आता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इतने देश आपके जो हैं भारतीय उपमहाद्वीप में आते हैं। इसके पश्चिमोत्तर भाग में, पश्चिमोत्तर भाग कौन सा? देखो, ये पश्चिम है और ये उत्तर है, यानी कि ये वाला पार्ट जो था पूरा का पूरा इस वाले रीजन में फैली हुई थी सभ्यता ये। इसमें कौन कौन से देश थे इस सभ्यता के अंतर्गत? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अब सबसे ज़्यादा इसमें जो स्थल मिले हैं आपके वो भारत में मिले हैं, और भारत में भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिले हैं? वो गुजरात में मिले हैं। फिर सेकंड कहाँ पे आता है? आपका पाकिस्तान में आता है। और अफगानिस्तान में केवल 2 स्थल मिले हैं। वो 2 स्थल कौन कौन से हैं? पहला आपका सुरतगुई और दूसरा आपका मुंडीगाग। ठीक, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा, उसके बाद पाकिस्तान, और अफगानिस्तान में केवल 2, सुरतगुई और मुंडीगाग। अब यही चीज़ हम मैप में देखते हैं। थोड़ा सा इसको जूम आउट कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका है भारत का मैप है। अब ये जम्मू कश्मीर इस तरीके से ये ऐसे फैली हुई थी, यानी कि ये पूरा आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इधर आपका ये पूरा हो गया, यहाँ से जो आपका सिंधु नदी के सहायक नदियाँ हैं वहाँ से पूरा। ठीक है, अब इसी को आगे इसमें डिफाइन कर, हाँ ये देखिए सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो कैसे कैसे है, यानी कि सबसे उत्तर में कौन सा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सबसे उत्तर में कौन सा स्थल है, नदी कौन सी है, इस तरीके से। अब उत्तर में जो था ये, यानी कि सबसे उत्तरी स्थान आपका जम्मू कश्मीर में था। ठीक है, यह कौन सा था? ये मांडा, और नदी थी आपकी कौन सी? चिनाब नदी। यानी कि जम्मू कश्मीर में जो मांडा स्थल है वो सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, और नदी कौन सी है? मांडा नदी। सबसे दक्षिणी स्थल की बात करें तो आपका था दायमाबाद। ये गोदावरी नहीं है, प्रवरा नदी है। ठीक है, प्रवरा नदी जो है गोदावरी की सहायक नदी, इसलिए यहाँ पे गोदावरी नदी लिख दिया गया है। तो सबसे उत्तरी स्थल हो गया मांडा, सबसे दक्षिणी स्थल हो गया दायमाबाद, और सबसे पूर्वी जो स्थल है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, यूपी के मेरठ में। कौन सा है वो? आलमगीर जो है वो नदी आपकी है हिंडन। आपको क्वेश्चन ये है आपसे कमेंट सेक्शन में बताना है इसका आंसर कि हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है। ठीक है, अब सबसे पश्चिमी स्थल की बात कर लेते हैं, सुध कागेंडोर जो है आपका बलूचिस्तान में है, और नदी आपकी दास्क। ठीक है, अब इसको जरा हम मैप में देखते हैं किस तरीके से। हाँ ये देखिए, इसमें सबसे उत्तरी स्थल की बात करें तो लगभग ये आपका जम्मू कश्मीर पड़ेगा। यहाँ पे कौन सा था? मांडा था। ठीक है,
महाराष्ट्र आपका यहाँ पे है, सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा था, दायमाबाद था। उत्तर प्रदेश अपना यहाँ पे पड़ेगा, यहाँ पे कौन सा था, आलमगीरपुर था। और ये आपका रहा बलूचिस्तान, यहाँ पे कौन सा था, सुतकागेंडोर था। ठीक है, अगर इस आकृति को हम थोड़ा इन स्थलों को मिलाने की कोशिश करें तो कुछ इस प्रकार से मिलते हैं। और ये आकृति कैसी दिख रही है आपकी, लगभग त्रिभुजाकार दिख रही है, और इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो त्रिभुजाकार था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज बना दिया गया। अब यहाँ पे आपको अगर देख पा रहे हो तो ये देखो उत्तर से दक्षिण की लंबाई दी गई है और ये पूरब से पश्चिम की लंबाई दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जो है आप नोट्स में लिख लेना आपने। इसकी समय सीमा के बारे में बात करें अगर, तो इसकी समय सीमा 2350 से 1750 BC के अंतर्गत आती है। ठीक है, और कई सारे इतिहासकारों ने अपने अपने मत के हिसाब से दिया, लेकिन जो ऑथेंटिक आपको बतानी है एग्जाम में वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक आपकी ये सभ्यता रही थी। बाद में इसका पतन हुआ, कैसे हुआ आगे हम चर्चा करेंगे। और ये जो आपका त्रिभुजाकार आकृति है, इसका जो एरिया पूछते हैं कभी कभी, ये जो आपका एरिया था लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। ठीक है, एग्जैक्ट आपका था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। ये आपका जो था सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल था। तो आज कुछ इंट्रो हुआ इसके बारे में, और आगे जो भी स्थल होंगे इसके बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। धन्यवाद।